जबलिया में जिस तरीके से हमास ने 9 दिसंबर को बुरी तरह से घेर के इजरायली सोल्जर्स को मारा था, जिसमें इजराइल ने एडमिट किया कि उसके 4 सोल्जर्स मारे गए और 13 घायल हैं, उसका वीडियो सामने आ गया है। और उस वीडियो को देख के आप ये कह सकते हैं साफ साफ पूरे विश्वास के साथ कि 4 क्या, उसमें पूरी आप देख सकते हैं 22 लोगों की टुकड़ी एक ट्रक पे सवार हो रही है वहां से निकलने के लिए। अब ये वो लोग हैं, 2 वर्जन है कि या तो ये गाजा छोड़ के जा रहे थे छुट्टी पे, और या फिर किसी और बिल्डिंग को डिमोलिश करने जा रहे थे। बहरहाल हमास के बस 2 फाइटर्स टनल से निकले और उसके पहले पूरी तैयारी दिखाई है किस तरीके से ये प्लान ऑपरेशन था। उनको पता था कि इस समय जो अंडरग्राउंड टनल्स में जो उनके हमास के जो कमांडर्स हैं वो पूरा ड्रॉ करके बता रहे हैं शुरू में कि इस तरह से वो आएंगे और इस तरह से उनको घेरना है। और 2 फाइटर्स बहुत हैं, लेकिन दोनों आमने सामने खड़े हों, यानी बिल्कुल जैसे ऐसा लगे कि वो आमने सामने, मतलब बीच में वो व्हीकल हो और दोनों इधर से मारें। अब ये क्या है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस तरीके, मतलब मिलिट्री टैक्टिक्स में ऐसे खड़े होकर सीधे नहीं मारा जाता, क्योंकि अगर मिस हो गया तो दूसरे फाइटर को लग सकती है। चाहे आप जितना भी एक्यूरेट आपने सोचा हो कि बिल्कुल बीच में हम मार रहे हैं और मिस होने का कोई चांस नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वेपन्स होते हैं उनका अपना एक ट्रेजेक्ट्री होता है, बहुत सारी उसमें भी एक्सीडेंटल चीजें होती हैं। इसीलिए देखिए कई बार जो पिस्टल है वो अपने आप चल जाती है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो वो जो लेकिन ये रिस्क था और ये रिस्क हमास ने लिया। बात ये है कि ये रिस्क हमास ने लिया और इस रिस्क के चलते जो हालत हुई है, जिस तरीके से इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं दोनों तरफ से, यानी इधर से और इधर से, ऐसे 2 फाइटर्स उन्होंने एकदम एक समय मारा और उसमें कोई संभलने का मौका नहीं। 1 सेकंड, मतलब आप सोचिए कि यहां पर 1-1, 2-2 सेकंड में इस लड़ाई में हमने देखा है कैसे अलग अलग लोग अलग अलग अपने हथियार बना लेते हैं। एक 1.7 सेकंड के डिफरेंस में जो मरकवा टैंक्स के अंदर जो इंटरसेप्टर सिस्टम था वो हिजबुल्लाह ने बेकार कर दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, 1 सेकंड की देरी नहीं हुई और उसको मारा है। और ये आप सोचिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक मोटिवेशन, उस समय जो दूसरे फाइटर के साथ आपका तारतम्य, आपकी पूरी एक जो आपकी समझदारी, आपका जो एडजस्टमेंट, आपकी जो प्रैक्टिस और उसके साथ कदम ताल, ये जो पूरी स्थिति है ये बड़ी जबरदस्त है। और इससे देखिए इजरायली सोल्जर्स मारे। तो इस वीडियो के आने से क्या हुआ है, इस वीडियो के आज आने से 14 दिसंबर 2024 को इस वीडियो के आने से हड़कंप मच गया है। इजरायलीज का एक बहुत बड़ा एक लूप होल खुल गया है कि उनके सोल्जर्स इतनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। और अभी तक इन लोगों ने, इजराइल ने एडमिट किया है कि उसके करीब 40 सोल्जर्स, जब से जबलिया का ऑपरेशन शुरू हुआ, नरसंहार शुरू हुआ, 40 सोल्जर्स मारे गए हैं। लेकिन संख्या 80 के ऊपर है, 100 भी पहुंच सकती है और करीब 500 घायल हुए हैं। 80 सोल्जर्स पिछले 60 दिनों में मार दिए गए। और ऐसी स्थिति में जब वो नरसंहार कर रहे थे, बड़ी संख्या में थे, और सोचिए आपके बीवी, आपके मतलब रिश्तेदार, उनका नरसंहार हो रहा है और आपको लड़ना है, आपको सब कुछ भूल के अपने टारगेट पे केंद्रित होना है। ये हमास है, ये हमास है। और आज कोई मुझसे बहस करने आया था, मुझे देखिए ऐसा है कि गुस्सा होना लाजमी है। जो लोग आज भी एक पढ़े लिखे कुछ लोग मुस्लिम, और मैंने उसको कह दिया कि तुम मुस्लिम जायनिस्ट हो, जैसे जुलानी मुस्लिम जायनिस्ट, क्योंकि जुलानी का भी आज बयान आया कि हम जो है इराक के साथ, इजराइल के साथ हम कोई अभी वो नहीं करेंगे, हम कोई झगड़ा हम मोल नहीं लेंगे, हम सीरिया को बिल्ड करेंगे। सीरिया को बिल्ड करने का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन की, मतलब सब कुछ उसका बर्बाद तो ही गया है। इजराइल ने बम्बार्ड करके उसकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री खत्म कर दी। अरे उस पर तो बोलते, अरे तुम अगर इजराइल के साथ कुछ नहीं करोगे तो इसका मतलब, इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि वो आके तुम्हारे सर पे पी कर दे। मतलब यही तुम चाहते हो, ये चाहते हो कि तुम्हारे सर पे आके कोई मतलब उस तरह का काम कर दे और तुम जो हो वहीं खड़े खड़े देखते रहोगे, कहोगे कि नहीं इसके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो गई है, तुम्हारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। जो लंबे समय में जो सीरिया में खासतौर पे जो बाथ पार्टी ने जो क्रांति की थी, और हाफिज सईद और बशर अल सईद, चाहे उनसे गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो तो
आप अप्रिशिएट करोगे कि उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जैसे नेहरू ने इतने बड़े देश को दिया बहुत बड़े स्तर पे, वैसे छोटे स्तर पे सीरिया में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया गया और फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों आप सब कुछ दे रहे हो। और जो नष्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी नष्ट कर दिया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये इसी को मुस्लिम जायनिज्म कहते हैं। और ये जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि क्रिश्चियन जायनिज्म है, मुस्लिम जायनिज्म है, जूइश जायनिज्म है। ये हम जायनिज्म के खिलाफ, हम ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन ना जू, किसी भी धर्म के खिलाफ। हिंदू जायनिज्म है महामूर्खता वाला, वो अलग बात है, उनको कुछ पता ही नहीं है जायनिज्म क्या, बस वो इजराइल और एंटी मुस्लिम उस तरह की फीलिंग में, लेकिन हम भी उनको हिंदू जायनिस्ट कह देते हैं कभी कभी। तो ये देखिए जो पूरी एक चीज है, जो फिलॉसफी है, दुनिया में दो ही चीजें रहेंगी, अब दो चीजें रह गई, एक है जायनिज्म और दूसरा है रेजिस्टेंस। जायनिज्म वो विचारधारा जो कहती है आदमी को गुलाम बना सकता है, गुलाम बनाना चाहिए, और जो ताकतवर है वो कमजोर को मारेगा। और जो रेजिस्टेंस है वो ये कहता है कि कमजोर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हथियार उठाएगा और अपने से मजबूत आदमी को मारेगा। ये रेजिस्टेंस है। अपने से स्ट्रांग आदमी को मारिए, उसके सामने खड़े रहिए और हथियारों से मारिए उसको, और उसको मार गिराओ। ये पूरी लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई है। आप सोच लीजिए, ये नई तरह की लड़ाई है। ये किसी कोई अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सेंस में किसी बहुत बड़े पावर और मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रांग वर्सेस वीक, वो उस तरह की लड़ाई नहीं है। ये स्ट्रांग वर्सेस वीक विच इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रांग एंड विच इज एक्वायरिंग वेपन्स। ये जो पूरी बात है, इस बात का इसकी इसेंस को अभी भी देखिए, बड़ा हिस्सा, मेरा चैनल इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि बड़ा हिस्सा सुन्नियों का उसको पूरा इतनी बुरी तरह से गुमराह हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका की सफलता है ये कि एक बड़े हिस्से को आप ही लोगों के बीच, सब आप लोगों के बीच से, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ने, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए एक तो बढ़ नहीं रहे हैं, साथ, और जो व्यूज है हमारे 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं। नॉर्मली हमारे साथ वो नहीं होता है जो औरों के साथ होता है कि 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 3 लाख व्यूज। हमेशा हमारे सब्सक्राइबर्स जितने थे, जब 55,000 थे, 65,000 थे, तो लगभग 50,000 55,000 व्यूज भी आते थे। आज भी वही है, अभी तक कि 7,000 थे, ये 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो 6,000 व्यूज आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये पूरी प्रक्रिया रुक गई है। मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि आप इसमें मेरा सहयोग करिए, इसको एक कार्यकर्ता की तरह काम करिए। खासतौर पे जो खास लोग जो हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं, जो लगातार हौसला अफजाई करते हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इसको आप कम से कम हर आदमी 10 जगह पहुंचाए। तो अगर मुझे 2,000-3,000 व्यूज मिल रहे हैं, आपने 10 लोगों को पहुंचा दिया, तो आप सोचिए कि क्या होगा। और फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये वीडियो आप सोच लीजिए कि इस ऐसा वाहिद वीडियो है जिसमें हम वो चीज बताने जा रहे हैं तो जो कोई नहीं बता रहा। वो कौन सी चीज है? वो चीज ये है कि ईरान ने ड्रोन छोड़े हैं और ईरान के ड्रोन पेंटागन तक पहुंचे हैं। आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन पेंटागन कर रहा है। पेंटागन का कहना है, यानी जो अमेरिका का डिफेंस जहां पर पूरा केंद्रित है, जो इसको पेंटागन कहते हैं, कि एक जगह उनका, जैसे CIA का ऑफिस है वहां, वैसे ही वहां पेंटागन का ऑफिस है, जहां से उनका पूरा डिफेंस पूरी दुनिया में, अमेरिका तो पूरी दुनिया पे एक तरह से राज करता है, तो पूरी दुनिया में जो मिलिट्री उसका कहां पर मिलिट्री है, कैसे उसको सप्लाई हो रहा है, सब कुछ पेंटागन वो करता है। और 9/11 में पेंटागन पे भी हमला हुआ था, हालांकि वो अमेरिका ने खुद कराया, तो वो अलग बात है। ये बात देखिए, अभी जो ड्रोन्स हैं ये ईरान है। ईरान मुस्कुरा के मार रहा है। उसने ड्रोन्स भेज दिए। ड्रोन्स को आप मार सकते थे, ड्रोन्स को आप गिरा सकते थे, लेकिन वो ड्रोन्स को आप मार नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो ड्रोन है इसको हम मारेंगे तो क्या होगा। ट्रंप का एक अलग व्यू है, बाइडेन का अलग व्यू। बाइडेन की सरकार है और बाइडेन इसको 2 मिनट में ऑर्डर करके इसको गिरा सकता है। पेंटागन में ड्रोन उड़ जाएंगे, वो भी अनआइडेंटिफाइड। ये तो बिल्कुल, कल को व्हाइट हाउस पे उड़ गए तो क्या होगा। लेकिन ये ईरान की दहशत है। वो लोग ये कह रहे हैं, अमेरिकन का लॉजिक है कि हम इस ड्रोन को स्टडी कर रहे हैं, नीचे से हम इस ड्रोन को स्टडी कर रहे हैं।
अब सोचिए आप कैसे बड़े बड़े ऐसे दिमाग वाले, मतलब अमेरिका, मतलब जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाया दुनिया में, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं उस ड्रोन को, कि उस ड्रोन के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, ईरान कौन से नए हथियार लिए हुए। उनका यह मानना है कि उस ड्रोन की कुछ इमेजरी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको कुछ सीक्रेट्स भी पता करती हो। तो ये बताइए, ईरान ऐसा ड्रोन भेजेगा और अपने सीक्रेट्स भी साथ भेज देगा? बड़े सोचने की बात है। ये ठीक है कि वो ड्रोन आप पे हमला नहीं कर रहा, आपने ये देख लिया पूरा कि उस ड्रोन में कोई ऐसा घातक हथियार नहीं, लेकिन उसको स्टडी करके ईरान के अंदरूनी रहस्य को आप कैसे जान लेंगे? मतलब ये सवाल है कि आप उसके बाद जो कल बात आई थी कि ट्रंप ने भी हामी भर दी है कि बाइडेन की मतलब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो, तो ट्रंप का भी एक बड़ा ही एक टेढ़ा, मतलब अजीब तरह का बयान आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि देखिए, ईरान के सवाल पे हमारी ईरान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अपना ध्यान देना होगा। और जबकि ईरान ने आज कहा है कि तुम जो इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन है उससे कहा है कि तुम आके इंस्पेक्ट कर लो, तुम आके अगर चाहो तो इंस्पेक्ट कर लो। और ये जो पहले भी हो चुका है, ईरान के पास जो चीज है जो किसी के पास नहीं, दुनिया रशिया और चाइना के पास भी नहीं, जो उनके पास टनल्स हैं जितने अंदर वो जा सकते हैं जमीन के, वो किसी के पास नहीं है। और उनके न्यूक्लियर वेपन्स, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है जो उसको सेंसर करता रहता है, पहले भी बहुत बार 2015 के पहले कई बार इंस्पेक्शन ईरान का हुआ, अभी फिर इंस्पेक्शन होने की बात है, वो इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो एक ईरान की जो, वो देखिए, और ईरान इसीलिए बुला रहा है कि तुम आओ, इंस्पेक्शन करो और खाली हाथ जाओ। ये पूरी स्थिति, इसीलिए देखिए मैं हमेशा ईरान प्लस हमास ये बहुत दिनों से कर रहा हूं, क्योंकि शिया सुन्नी के आधार पे बांटने की कोशिश हो रही है। आप जितना भी आप चाहें कि ना हो ये, और आप बार बार कमेंट में लिखते हैं कि शिया सुन्नी की बात नहीं, सही बात है, शिया सुन्नी की बात नहीं, ये बड़े कॉज की बात है। जो मैंने बताया, पूरी दुनिया की आज़ादी की बात है। जो हमास ने शुरू की है लड़ाई, ये पूरी दुनिया में फैल रही है, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके तमाम कैंपसेस में फैल रही है। जहां भी जहां का मजलूम है, वो अपने हाथों में हथियार उठा रहा है। मैंने बताया था कि यूनाइटेड हेल्थ केयर का जो सीईओ है ब्रायन टॉमसन, उसको आईवी लीग, मतलब आईवी लीग आप समझ रहे हैं ना, अमेरिका की मतलब दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज, उसके ब्राइट स्टूडेंट ने, लुगी मार्गियानो, जिसका पूरा फ्यूचर उसके सामने था, अमीर परिवार से आता था, उसने गोली मार दी। और गोली मारते हुए उसने कहा कि ये जिस तरीके से गरीबों को इंश्योरेंस क्लेम्स डिनाई करते थे, करीब 32% इनका डिनाइल रेट था, ये उसके खिलाफ विद्रोह है। और उसने लिखा डिनाई डिफेंड डिपोज। उन्होंने पूरा जो यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पूरा एक फिलॉसफी, उसको सर के बल पलट के रख दिया, और ये उसने एक रेजिस्टेंस का एक्ट किया। अब आप सोचिए, अमेरिका में ऐसा रेजिस्टेंस फैल रहा है। उसके बाद आपको बताएं हम 2-3 चीजें कि देखिए, आज ऐतिहासिक दिन इस मामले में भी है कि अश्केलॉन पे आज हमास ने बमबारी की, और गाजा के अंदर से 2-3 दिन से ये हो रहा है, लेकिन अश्केलॉन पे आज जो बमबारी हुई, घातक हुई। और उसके साथ साथ गाजा से लगे हुए जो सेटलमेंट्स हैं, जिन पे 7 अक्टूबर पे कुछ पे हमला भी हुआ था, वहां पर भी बमबारी हुई, और उसमें कम से कम 11 इजरायली निवासी घायल हैं। वेस्ट बैंक में आप चले जाइए, वेस्ट बैंक में तो युद्ध चल रहा है। और अभी क्या है, इजराइल इतना घबरा गया, जो 104 घटनाएं हुई पिछले 48 घंटों में, जिसमें रेजिस्टेंस ने बिल्कुल दौड़ाया, और सेटलर्स को, फिलिस्तीनी जो जनता है, फिलिस्तीनी युवा है, उन्होंने दौड़ाया। ऐसी सिचुएशन में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे कर दिया। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये गद्दार महमूद अब्बास की, इसने आज एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर को मार दिया जेनिन में। अब जेनिन से लेके ट्यूबस तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लड़ाई हो रही है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बार बार यह अपील किया जा रहा है कि राष्ट्रीय ये मुद्दा है, तुम अपने ही लोगों पे गोली चला रहे हो इजराइल के कहने पे, लेकिन ये हो रहा है। तो अगर ये हो सकता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो तो पैलेस्टीनियन है ना, जो वो गद्दारी कर सकते हो, उनके विचार में, उनकी विचारधारा, वो ज़ायनिस्ट हो सकते हो, मतलब क्या कहा जाए, पैलेस्टीनियन ज़ायनिस्ट जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के। तो फिर आप ये बताइए कि मुस्लिम एज अ कैटेगरी
कहीं ठहरती नहीं है। मुसलमानों के अंदर भी आप ज़ायनिस्ट पाएंगे, आप गलत लोग पाएंगे, आप अमेरिका के चाटुकार पाएंगे, आप इस तरह के तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख सबके अंदर आप पाएंगे जो भी विचारधारा में उनकी तरह है, इसराइल की तरह है और अमेरिका की तरह, जिसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसको इसराइल ने यह भी कहा, कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं उसको, यह भी कह दिया है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हमारे जो गन्स हैं वो तैयार है और हम तुमको भी मारेंगे और उनको भी मारेंगे। ये बताइए, इस तरह की बात, और पूरा मतलब ह्यूमिलेट करके, पूरा अपमान करके पैलेस्टीन अथॉरिटी को कहा जा रहा है कि तुम अपने ही रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारो। लेकिन जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो भी इस बार पूरा मूड बना चुके हैं, आर पार की लड़ाई, क्योंकि एक जो शलाबी नाम के युवक को बिल्कुल ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड मारा है, परसों जो मारा था पैलेस्टीन अथॉरिटी ने, उसके बाद आज फिर मारा एक रेजिस्टेंस फाइटर को लड़ाई के दौरान। ये लोग अब हैवान हो गए हैं और इस हैवानियत के खिलाफ रेजिस्टेंस उठ खड़ा हुआ है, जगह जगह इनको मार रहा है। उसके बाद अब देखिए जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रशिया जो है उसने जो यूक्रेन पे स्ट्राइक की है उसके रिजल्ट्स अब सामने आ रहे हैं। यूक्रेन की देखिए पूरी तरह से कमर टूट गई जो रशिया ने जवाब दिया है, और रशिया ने इस बार एक अलग तरह की खजान मिसाइल यूज की है जो मैक 11 की स्पीड पे चलती, मतलब ओरेशनिक के बराबर। और रशिया ने यह भी कहा है कि जो ओरेशनिक मिसाइल, और आप लोगों में से कई लोग चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं रशिया यूक्रेन में, मैं तैयार हूं, मैं बनाता भी हूं। लेकिन जैसे देखिए आज पहला वीडियो मैंने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जौनपुर वाला वीडियो है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उसको आप लोगों ने देखा नहीं ठीक से, उसको आप लोगों ने ठीक से उसको तरजीह नहीं दी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों में। मैं सीधे अपने फॉलोअर्स से कह रहा हूं, आप लोगों ने देखा ही नहीं उसको, और अभी तक आप देखिए, अभी भी मौका है, उसको आप चढ़ाइए। आप लोग सब्सक्राइबर्स ही सब कुछ कर सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन ठीक है, मैं अभी आपने नहीं देखा, कल को मैं आपसे अपील कर रहा हूं उसको देखिए। तो मैं जो कहना चाहता था कि यूक्रेन और रशिया पे जो हमारा वीडियो है वो वीडियो हम बनाएंगे, हम डालेंगे उसको। फिर वही बात है कि उसमें कुछ ऐसी चीज है कि सब्सक्राइबर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, सब्सक्राइबर्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उस पर उस तरह से। और कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इनका दिमाग तो हम चेंज नहीं कर सकते, अपील ही कर सकते हैं, इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सिंपल सी बात नहीं समझ में आती कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उसमें एक अलग बात होती है, उसमें एक अलग नजरिया होता है। और इसको अगर आप नहीं समझेंगे, आपको इस रूप में लेना चाहिए कि अगर हमने आप इसको नहीं समझा तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आप महरूम कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से, जो जानकारियां आपको पावर देती है। आपको जो मैं बोलता हूं, अगर आप उसको अपना लीजिए तो आप जहां भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको सत्ता मिलेगी, पावर, क्योंकि आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन इज पावर। आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो उससे आपको सत्ता मिलेगी। एक चीज और आपको बताएं कि आज फिलिस्तीनी नागरिकों पे इजराइल ने काफी हमले किए गाजा में। इजराइल पूरी तरीके से अब नंगा हो गया, क्योंकि अब क्या है कि उसको ये लग रहा है कि वेस्ट बैंक में वो पिट गया है, गाजा में वो लगातार पिट रहा है, लेबनान तक पहुंच के सीरिया में वो जीत का ऐलान कर रहा है, और सीरिया में जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन और कहा है हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, 8वां खुलने वाला है। अब सीरिया में आप जीत रहे हो, अब सीरिया में आप लोग कह रहे हो कि हम देखिए इजरायली झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अंडरबेली में तुम आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारी पूंछ जो है वो दबा ली है, तुम्हारी पूंछ जो है वो रेजिस्टेंस ने दबा ली है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, क्योंकि तुम्हारी पूंछ दबी हुई है, तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। अमेरिका आपको पता है बिल्कुल पॉलिटिकली डायरेक्शन लेस हो गया है, इजराइल पॉलिटिकली डायरेक्शन लेस हो गया कि आफ्टर सीरिया व्हाट। आप तो लगातार एक युद्ध की बात कर रहे थे ना कि हम तो अब लगातार, तो अब जाइए इराक, जाइए इराक को आप डिस्टेबलाइज करके दिखाइए, वो लोग तैयार हैं, ईरान को करिए। अब तो आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने ये किया, उसी के लिए इसीलिए ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया है, क्योंकि वो वेट कर रहा है उस मोमेंट के लिए जब इजराइल गलती करे, इराक के अंदर पहले घुसे। ईरान तो सीधे घुस नहीं सकता, इराक के अंदर पहले घुसे, बम्बार्डमेंट शुरू करे, और उसके बाद इराक के पास भी एयरफोर्स है, ईरान के पास भी एयरफोर्स है, फिर जवाब दिया जाएगा। यह देखिए पूरी बात है। और यहां अमेरिका जीत के भी हार रहा है सीरिया फ्रंट पे, बाकी सब पे तो हार ही चुके हैं ये लोग, 4 फ्रंट पे, यमन, गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान, इसमें तो हार ही चुके हैं।
मैं इसको 3-1 कहता हूं। यमन को मैं काउंट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जमीनी लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी यमन को भी काउंट कर ले तो 4-1 है। और अभी इराक और ईरान 2 फ्रंट बाकी हैं, 5 मतलब 7 में से। तो तुम इराक पे हमला करके दिखाओ ना, तुम तो 4-1 की अभी स्थिति में हो, तुम तो हारे हुए हो। तुम तो अगर 3-2 जीत भी लोगे, जो तुम नहीं जीत सकते, वो फिर भी 4-3 होगा। और इराक में घुस के दिखा दो, इराक में घुस के दिखा दो। मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, बिल्कुल 100% मैं बंद कर दूंगा कि भाई मैं गलत हूं और वे लोग बहुत समझदार हैं। इसी के साथ साथ देखिए, आज का ये वीडियो आज का प्रसारण हम समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।